प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य की बातें तथा विचार में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, इस समय हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो में इस पाठ का कुछ भाग हम आप तक पहुंचा चुके हैं। इसी क्रम में आज मैं इस पाठ का शेष भाग इस कड़ी के तृतीय वीडियो के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं पाठ में क्या खास बातें हैं। पहले हम पिछले पैराग्राफ को आपसे कम्युनिकेट करेंगे, उसको जोड़ेंगे जो पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, उसको देखते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि वह उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता दे कि सहायता देना और मान बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे मित्र की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। प्रिय छात्रों, इसमें बताया गया है कि ऐसे मित्र की तलाश हमें रहनी चाहिए जो हमसे ज़्यादा दृढ़ संकल्प वाला हो और हमको विषम परिस्थितियों में सपोर्ट कर सके, हमारी सहायता कर सके, हमारा मनोबल बढ़ा सके। इसमें एक उदाहरण दिया है इन्होंने, जैसे हमें उसका पल्ला उसी प्रकार पकड़े रहना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। प्रिय छात्रों, मित्र के बारे में आचार्य जी ने बताया कि मित्र ऐसा हो जो शुद्ध हृदय का हो, सद्विचारों से युक्त हो और बुरी आदतों में न फंसा हुआ हो, ताकि उस मित्र से हमारी कोई हानि न हो और कभी विषम परिस्थिति आए तो हम अपने आप को उस मित्र के भरोसे छोड़ सकें। आइए देखते हैं अब अगला पैराग्राफ। जो बात ऊपर मित्र के संबंध में कही गई है वही बात जान पहचान के वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। प्रिय छात्रों, इसमें लेखक के कहने का तात्पर्य है कि मित्र ऐसा हो जो विषम परिस्थितियों में हमारा साथ दे सके, हमको आगे बढ़ाने में प्रयत्न कर सके। लेकिन मित्र के साथ साथ जो हमारे मिलने वाले हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनमें भी वे गुण होने चाहिए जो एक अच्छे मित्र में होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से उनसे भी हमारा व्यवहार प्रभावित होता है और हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसलिए मित्र के जैसे ही हमारे जान पहचान के लोग भी हों, ऐसा न हो कि उनको तो हम अपनी कुछ बात बता ही न सकें और वो हमारे किसी निर्णय में हमारा सहयोग न कर सकें। इसलिए जब भी किसी के साथ बैठें आप, तब हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो व्यक्ति भी उस क्वालिटी से, उस गुण से परिपूर्ण हो जो एक मित्र का हो। आगे हम देखते हैं। इन्होंने एक उदाहरण से दिया है कि यदि क और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बना सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ नहीं सजाना है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा, पर यदि हानि होगी तो बहुत भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट हो चुका होगा। यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकलें जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन सौदों में से हों निकलें जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहते हैं, महफिलों की ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते रहते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर
शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न ही संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हों। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। प्रिय छात्रों, लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनर्गल बातों में लगा रहता है और जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनको प्राकृतिक सौंदर्य और साहित्य के सौंदर्य का बोध ही नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों का साथ रखने से क्या लाभ है। लेखक ने कहा कि मुझे अपने चारों तरफ जड़ मूर्तियां नहीं इकट्ठा करनी है, अर्थात जिन मित्रों में कोई गुण नहीं है वो हमारे लिए किस प्रकार हो गए, जैसे पत्थर की मूर्तियां सामने इकट्ठा कर ली गई हों। तो ऐसी मूर्तियों से हमें क्या लाभ है, हमारी क्या मदद हो सकती है। इसलिए जब अपने जान पहचान के लोगों में वृद्धि करिए तो यह बात ध्यान में रखिए कि उनके अंदर कोई न कोई गुण होना चाहिए। यदि उनके अंदर गुण नहीं है तो उनसे जान पहचान बढ़ाने का, उनके साथ समय बिताने का कोई लाभ नहीं है। आइए हम आगे देखते हैं। ये पैराग्राफ अत्यंत महत्वपूर्ण है पेपरों में, इसलिए इसको ध्यान देना। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उनसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। प्रिय छात्रों, लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति केवल इंद्रिय विषयों में लिप्त है, इंद्रिय विषयों में क्या है, आपने पढ़ा होगा कि आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य मेतद पृथ्वी नराराम, अर्थात भोजन करना, सोना और इंद्रिय विषयों की आपूर्ति करना, यह पशुओं और मनुष्यों का सामान्य लक्षण होता है। तो जो व्यक्ति पशुवत अपने आप को पाल रहा है, पशुओं के समान अपने जीवन को बिता रहा है, निश्चित तौर पे उस व्यक्ति का साथ करने में कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ऐसे प्राणियों का लाभ आपके लिए हानिकारक होगा। ऐसे प्राणियों का साथ हमको नहीं करना चाहिए। लेखक का यह सुझाव है। अब हम आगे देखते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से लेखक ने बुरी संगति को बहुत बढ़िया से परिभाषित किया है। इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयत्न करिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा, तब डेमेट्रियस ने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, दरवाजे पर मुझसे मिला था। दरवाजे पर क्या मिला था उससे? दरवाजे पर उसका एक मित्र मिला था। ऐसा मित्र जो बुरी संगति वाला था, जो कलुषित विचारों वाला था, जिसके खान पान, रहन सहन, सोचने का ढंग बिल्कुल जो है पशुवत था। ऐसा मित्र मिला था। इसीलिए लेखक ने कहा कि वह जो है बुखार तुम्हारा मुझे अभी मिला, ज्वर तुम्हारा मुझे अभी मिला था। ज्वर यानी जिसके कारण व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। तो ऐसी ही बुरी संगति है जिसके कारण वह अस्वस्थ हो गया था। नीचे देखिए, लेखक ने बहुत बढ़िया एक पैराग्राफ लिखा है। यह आपके पाठ्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए इसको। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। प्रिय छात्रों, यह पैराग्राफ अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि कुसंग का ज्वर कैसा होता है, तो उत्तर इसी में मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पहला सवाल होता है प्रसंग लिखना, संदर्भ लिखना, वो आप लिख लेंगे बड़े आराम से। पाठ का नाम है मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा आता है रेखांकित अंश की व्याख्या।
इसमें थोड़ा ध्यान देना है, इसमें कई बार रेखांकित अंश बदल दिए जाते हैं। जो हम रेखांकित करके भेज रहे हैं आपको ज़रूरी नहीं कि वही पेपरों में मिल जाएं, इसलिए आप पूरे पैराग्राफ का अर्थ समझ लीजिएगा। जो भी रेखांकित हुआ रहेगा उसका अर्थ आप लिख लेना। जैसे लेखक ने कहा कि कुसंग का जोर भयानक होता है, अर्थात जब बुरी संगत में व्यक्ति फंस जाता है तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो अत्यंत भयानक होते हैं, और उस दुष्परिणाम के कारण हमारी नैतिकता और सद्वृत्ति का नाश हो जाता है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि की भी दिशा बदल जाती है। तो यदि किसी, इस लेखक ने कहा कि यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी हो जाती है तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होती है। जैसे तैरते समय अगर पैर में पत्थर की चक्की बांध दी जाए तो वो व्यक्ति क्या होगा, निरंतर नीचे डूबता चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो बुरी संगति है वह हमारे समाज में चलने के लिए, हमारे उन्नति में उस चक्की के समान है जो हमको निरंतर नीचे डुबोती चली जाएगी, अधोपतन की ओर हमको ले जाएगी। और यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भुजा के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा मित्र हमको मिल गया, तो अगर हम मुसीबत में भी हैं, किसी विषम परिस्थिति में हैं, कभी रोजगार में, कभी नौकरी में कोई धोखा हो गया, कोई घाटा लग गया, तो वहाँ से हमको उबारने का वो प्रयत्न करेगा, हमको सकारात्मक सुझाव देगा, कभी भी हमको हतोत्साहित नहीं करेगा। और यदि व्यक्ति बुरा होगा तो निश्चित तौर पर आपका साथ छोड़ देगा और आपको दुर्गति की अवस्था में छोड़ देगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर वो जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ बुरे लोगों की संगत में पड़ना है जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घड़ी भर साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए थी, और चित्त पर ऐसे प्रभाव उनके पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर बात नहीं लगती। प्रिय छात्रों, लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जो गलत संगत की होती है उसका प्रभाव हमारे मन पे, हमारे चरित्र पर, हमारे व्यवहार पर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, बहुत जल्दी पड़ जाता है। और जो अच्छी बातें होती हैं उनका प्रभाव काफ़ी देर में पड़ता है। इसलिए हमको बुरी संगत से बचना चाहिए। लेखक ने कहा है कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। अटल यानी न टलने वाली। तो बुराई का जो भाव हमारे मानस पटल पर पड़ता है वह अटल होता है, वो कभी टलने वाला नहीं होता है। और जो बुरी बातें होती हैं वो बहुत दिनों तक दिमाग पर टिकती भी हैं। लेखक ने उदाहरण दिया है कि जैसे आपने देखा होगा फिल्म के गाने हों, चाहे क्षेत्रीय अंचल के गाने हों, जो फूहड़ गाने होते हैं, जो अश्लील गीत होते हैं, वो बहुत जल्दी बच्चे के दिमाग पे चढ़ जाते हैं और तुरंत गाने लगते हैं सब। जो अच्छी बातें होती हैं, जो साहित्य की बातें होती हैं, वो जल्दी दिमाग पे नहीं आती हैं, उन पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। तो इसलिए हमारे मानस पटल पर बुराई बहुत जल्दी असर करती है। तो आप सबको प्रयत्न करना है कि हमको उस बुराई से अपने आप को बचाए रखना है। आगे देखते हैं बच्चों। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का प्रभाव तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले अक्सर आगे चलकर खुद ही सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रख रहा है, और धीरे धीरे उस बुरी बातों में अभ्यस्त होते हैं। और जैसे तुम धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना महसूस होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि इसमें चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी।
अंत होते होते तुम भी उस बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचिए। प्रिय छात्रों, लेखक के कहने का तात्पर्य है कि बुराई से उपजी हुई बातें हमारे मानस पटल पर बहुत जल्दी प्रभाव डालती हैं और वह प्रभाव चिरस्थायी होता है। इसलिए जहाँ भी आप देखिए बुरी संगत या बुरी बातों को, तुरंत उससे किनारा कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसमें लगेंगे, जितना टाइम उसमें आप देंगे, कहीं न कहीं से आपका विवेक, आपकी बुद्धि और आपके सोचने की सामर्थ्य कुंठित हो जाएगी। इसीलिए लेखक ने कहा कि ये बुराई की छूत से बचिए। छूत क्या होती है आपको पता है? छूत का तात्पर्य है एक ऐसा संक्रमण, ऐसी संक्रामक समस्या जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए कि कोरोना नामक एक वायरस आया हुआ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण कर जाता है। तो यह क्या है? छूत की बीमारी है। ऐसे ही यह बुराई, यह बुरी आदतें, बुरी संगति क्या है? यह छूत की बीमारी है। इसलिए आप इन संगतियों से बचिए ताकि अपने जीवन को संवार सकिए। लेखक ने एक बहुत बढ़िया सी बात बताई है, एक कविता के माध्यम से, एक पद्य के माध्यम से। ये पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी हूँ पे लागी जाए। अर्थात कोयले से भरी हुई कोठरी है तो आप कितनी भी सतर्कता से उसमें जाइए, लेकिन कहीं न कहीं से कोयला आपको छुएगा जरूर। आपके शरीर पर कोयले का कोई न कोई अंश जरूर लग जाएगा, चाहे आपका हाथ टच हो ना हो, आपका कोई शरीर उसमें छुए न छुए, लेकिन कहीं न कहीं से आप पे गिरना है। इसी प्रकार से बुराई रूपी कालिक है कि यदि आप उससे दूर नहीं गए, जरा सा भी उसके संपर्क में आए, तो निश्चित तौर पे आपके चरित्र पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में दुर्गति आनी तय है। इसलिए प्रिय छात्रों, लेखक ने जो पाठ में बातें बताई, ये दो प्रकार से आपको उपयोगी होंगी। एक तो आपको अच्छे अंक दिलवाएंगे और दूसरे आपके जीवन में सुधार करेंगे। इसलिए इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ ये पाठ संपन्न होता है। आपने हमको इतनी अच्छी तरह से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।